तमस। तमस मतलब जब बात इवल क्वालिटीज, हम इतना तो पता चल ही जाता है ना, हम बहुत गलत ही गलत सोच रहे हैं। इवल क्वालिटीज अगर हैं तो वो शुद्रत्व का प्रतीक है, तमस है वो। ठीक है। फिर आता है रजस और तमस का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ एक्टिव एंड मेटेरियलिस्टिक। जो वो है, जब भाव मिक्स हो जाते हैं, हम एक्टिव भी हैं और हम मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए एक्टिव हैं, तो वो रजस और तमस, यानी कि जो जैसे जो व्यापारी लोग हैं वो एक्टिव होते हैं बहुत, और किसके लिए, किसके प्रति उनका झुकाव है, मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, हम है ना। तो वो उन्होंने बोला कि वो आप समझिए कि आप वैश्य वर्ण के हो गए फिर आप। और फिर उन्होंने बोला सत्व और रजस का मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर ऑफ गुड एंड एक्टिव क्वालिटीज। हम एक्टिव भी हैं और हम अच्छी क्वालिटीज, जैसे क्षत्रिय जो है वो रक्षा करते हैं दूसरों की, तो एक्टिविटी है ये एक, इसके अंदर ऊर्जा है, लेकिन अच्छे उसके लिए कर रहे हैं, अच्छे भाव के लिए, अच्छा गोल अचीव करने के लिए। तो रजस और तम, सत्व और रजस, इसका जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज मिक्सचर ऑफ गुड एंड एक्टिव क्वालिटीज, वो हो गया क्षत्रिय गुण। और फिर सबसे ऊपर आ गया सत्व, जब बस गुड क्वालिटीज ही क्वालिटीज हैं, वो हो गया सत्व, वो ब्राह्मणत्व हो गया। तो हमारे अंदर कौन सा भाव प्रधान है, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, जांचने परखने के लिए, ये चार जो है मुझे तो गाइडलाइंस मिली, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। आई होप मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाई। नहीं, ये हम इसके बारे में मैं क्या 2-3 श्लोक पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, मैं शायद नहीं थी, मे बी, आपके हाँ। अच्छा, तो मैंने बस मुझे अच्छा लगा था ये, तो मैंने इसको इस तरह से नोट किया था। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि मेरे ख्याल से हम इन चारों में हमेशा विचरते रहते जी बिल्कुल। प्रधान कौन सी है सर, देखना तो यही है ना, हैं। कौन हाँ, सी क्योंकि इसमें ज्यादा रहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर तमोगुण बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, और फिर जब हम अपने फायदे के लिए सोचते हैं तो हम वैश्य हो जाते हैं। जब हम दूसरों का परोपकार के लिए सोचते हैं तो हम क्षत्रिय हो जाते हैं। जब हम अपने भाव में स्थित हो जाते हैं तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं। तो ये चारों अवस्थाओं में हम निरंतर बने रहते हैं, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी किसी में। कोई एक ही अवस्था तो जो ईश्वर को जान चुके हैं लोग, जो जीवन मुक्त हैं, उन्हीं के लिए कही जा सकती है। जो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति हैं, हम तो कमोबेश हरेक में घूम लेते हैं, हरेक वर्ण हमारे अंदर कभी किसी टाइम कभी किसी टाइम हम कभी शूद्र हो जाते हैं, कभी वैश्य हो जाते हैं, कभी क्षत्रिय हो जाते हैं, कभी ब्राह्मण हो जाते हैं। और बस ये है कि जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़े, हम कोशिश करें कि जो शुद्रता, वैश्यता और क्षत्रियता को छोड़कर ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ते चले जाएं, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। परंतु अभी तो मैं अपनी बात कहूँ तो अभी तो चारों वर्ण हमारे अंदर मौजूद हैं क्योंकि तीनों गुण प्रकृति के, कोई भी कभी भी हावी हो जाता है। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है किसी बात को लेकर, हम शुद्र हो जाते हैं। कई बार नहीं सर वश होता, बहुत बार चेक होता है तो, सर ऐसा। यही चेक लिस्ट तो यही है ना कि बस देखें ज्यादा समय किस गुण की प्रधानता रहती है, अगर वो तमस है तो उस पर थोड़ा सा काम कर सके, बेबी बिल्कुल स्टेप्स जैसे बात होती है। बात तो सिर्फ यही है, बाकी इन तीन गुणों से तो हम मुक्त, क्या प्रकृति ही मुक्त नहीं है, तो हम तो उसी के ही अंश बिल्कुल है, तो बिल्कुल। हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। हमारा तो सिर्फ प्रयास है कि जी हमें आगे बढ़ना है, बाकी प्रभु पर छोड़ देना है, वो अपने आप करेंगे। सर आपने भी कहा कि जब ज्यादा गुस्सा आता है तो हम शूद्र हो जाते हैं, शूद्र या तमोगुनी। और शूद्र से मतलब ये तो नहीं हुआ कि जैसे शूद्र और तमोगुनी में एक ही तो बात है। एक ही तो बात है। ओके। जो शूद्र है उसके अंदर
उसकी क्या क्वालिटी है, उसके अंदर तमो गुण प्रभावी है, आलस्य का मारा हुआ है, वो कुछ करना नहीं चाहता, तभी तो शूद्र हुआ वो। नहीं तो वो पुरुषार्थ करता, पढ़ता, कुछ एक्टिविटी सीखता, कुछ स्किल सीखता, तो वो शूद्र ना रहता, क्योंकि उसके अंदर तमोगुण प्रभावी है। इसीलिए वो केवल और केवल सेवा के लिए रह गया, मजदूरी के लिए रह गया। तो इस शूद्र को हम, जो हम कास्ट सिस्टम से जोड़ के ना देखें, सर प्रॉब्लम हमारी हमारी यही प्रॉब्लम रही ना हमारे इसमें, कि हमने कास्ट सिस्टम, ये स्किल था, वर्ण मतलब स्किल, हाँ अलग बिल्कुल अलग तरह के आपके अंदर स्किल्स कौन सी हैं। अब ऐसे देखो कई सुनार जाति के लोग हैं, उनको उन्होंने कभी सोने का काम किया ही नहीं, क्योंकि अब वो उस घर में पैदा हुए हैं, क्योंकि वो सुनार का बेटा है तो वो सुनार कहलाएगा, ये गलत हो गया। बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। होना ये चाहिए था कि स्किल्स। अब ब्राह्मण का लड़का जो है वो कई बार, अब अब्दुल कलाम थे, वो तो एक मछुआरे के घर में पैदा हुए पर कितने बड़े साइंटिस्ट बने। तो ये जन्म जात क्वालिटीज अलग चीज है, और जन्म एक जाति में होना अलग चीज है। पर ये अनफॉर्चुनेटली हमने उसको स्किल और जन्म को मिक्स कर दिया, और वहीं से हमारा डाउनफॉल हुआ। ये हम जो बात करते हैं ना जी, बुद्ध आए, जैन आए, ये तो शंकराचार्य जी ना आते तो हिंदू धर्म का सत्यानाश हो जाना था। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ही तो इसको पुनर्स्थापित किया, सनातन धर्म को। बिल्कुल। ये हुआ यही था कि इतने ज्यादा विकार आ गए धर्म के अंदर, कुछ लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण इनको इतना यस। ज्यादा रिजिड बना दिया, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय खासतौर पे प्रमुख थे इस काम को करने में। इसमें, इसको हमें स्वीकारना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है कहना। क्षत्रिय से भी ज्यादा ब्राह्मण। नहीं, दोनों, क्योंकि दोनों अच्छा। दोनों इसलिए कि ब्राह्मण सिर्फ सलाह दे सकता था, करना तो क्षत्रिय ने था। हम्म, अब ये जो आप ईस्टर्न यूपी, बिहार और उधर उस इलाकों में जाओ, तो वो जो सामंतवादी प्रथा है वहां पे आज भी बहुत ज्यादा हावी, बहुत ज्यादा हावी है, अभी भी है। तो वहां पे ये जो लोअर कास्ट हैं उनके साथ बहुत बुरा अभी तक होता रहा है। अगर थोड़ा बहुत अब चेंज आया हो तब भी, अब भी होता है। अभी मेरे ख्याल लास्ट वीक ही कोई वीडियो दिखाया था कि कोई कोई ये नीच जाति का था, शूद्र कह लो, जो मर्जी कह लो उसे, तो उसे पीट पीट के मार दिया किसी हायर कास्ट वाले ने, और उसका वीडियो वायरल है। तो और वो शायद दूल्हा बिहार। घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, दूल्हा शुद्ध हाँ, जाति का दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, और घोड़ी पे बैठ के वो ऊंची जाति के महल्ले में से निकल नहीं सकता बारात लेके। ये तो बड़ा सर अक्सर सुनने को मिलता है ये अभी हम। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि अब तो बढ़ रहा है, मुझे तो लगता है ये धार्मिक असहिष्णुता, इनटॉलरेंस बढ़ रही है। अब तो सरदारों में ये नहीं था, अब तो सुनने में आया कि वहां पर भी होना शुरू हो गया है कि ये ऊंची जाति के सरदारों का गुरुद्वारा है। और ये मैंने ये भी सुना है, इवन की क्रिमेशन ग्राउंड भी अलग अलग हैं, कई जगह मैंने ये भी सुना है। सर जहाँ तक ये है मतलब हरियाणा में भी है, एक मेरे ही कोलीग हैं, है और ना। हाँ फिर। ये हाँ उनके साथ हुआ है, ये उनके हाँ साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जी। वो इधर करनाल के आसपास किसी विलेज के थे, वो हैं वो, हम्म, और मतलब वो मेडिकल हैं, मतलब ही इज अ डॉक्टर, इतनी क्लास 1 ऑफिसर सब कुछ। लेकिन ये उन्होंने बताया था कि जब वो लोग बचपन से देख रहे थे कि उनकी कॉलोनीज ही अलग होती थी, वो हम्म, राजपूतों की कॉलोनी में जा ही नहीं सकते थे। हम्म, और एक बार किसी, ये डॉक्टर बन गए, इनकी जॉब लग गई, एक बार किसी राजपूत के घर में कोई बीमार हो गया, तो हम्म, उसको किसी ने बताया कि वो फलान फलान वो बंदा है, वो है उसका छोकरा डॉक्टर बन गया, तो अभी वो आया हुआ है, तो तुम भाई उसको बुला लो। तो कहते हैं कि मेरे को बुलाया गया, और मेरी जरूरत नहीं थी कि मैं उनको ना कर सकूं, मेरी हम्म, हिम्मत नहीं थी। हालांकि उसके, वो डॉक्टर के फादर भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे। हम्म, फिर वो उनके घर गया, कहते हैं कि मेरे को एक टूटी चेयर अलग से रखी, उसके ऊपर बिठाया,
मैंने पेशेंट देखा, मैंने उसको गाइड किया, उसका ट्रीटमेंट किया। कहते और जब मैं जा गया, उन्होंने मेरे को एक टूटे हुए कप में चाय पिलाई, और जिस तरीके से उन्होंने मेरे से बात की, कहता है कि मैं भूल ही नहीं सकता कभी। इतने डिफरेंसेस अभी भी है। मतलब बिल्कुल है। ये चीजें बढ़ रहे हैं मैम, मुझे तो लगता है इसमें बढ़ उनका रहे हैं। इसमें हर एक का वेस्टेड इंटरेस्ट है। मतलब ये, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और बट आम आप देखो अभी आजकल तो ये चीजें तो ऐसे हो गई हैं जैसे भाई जिंदगी ही यही है। बिल्कुल तो ठीक बात। ये इट लिफ्ट्स देम अप, इट दे फील कि हम इससे कहीं ऊपर, ये डॉक्टर बन गया तो ठीक है कोई बात नहीं। और कहते हैं कि उन्होंने जी तो लगाया ही नहीं, उसने कहा हाँ भाई बोल डॉक्टर क्या करना है इसका। मतलब कहता है कि बात करने की तमीज नहीं, टूटी चेयर, टूटा कप, मतलब जिसमें कहता है कि, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको कहूँ कि भाई मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरी चाय की इच्छा नहीं है। कहता हम उनको मना नहीं कर सकते, हमारी हिम्मत ही नहीं है मना कर। ये कोई देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं है, वो इतना मतलब मेरे डीप साथ रूटेड से है है। ना मैम ये तो सब कुछ। ऑब्वियसली ही वाज हाँ, 28 29, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मैं अपनी बात बताऊं, मतलब अच्छे हमारे कुछ गांव लोग के इसको प्रोपोगेट ही कर रहे हैं। नहीं, सारा कुछ है एक जैसा नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगा। मैं बताता हूँ कि हमारे गांव की अपनी की बात बताता हूँ। मैंने वो टाइम देखा है जब हमारे जो ये कुछ ही कह लो, इन्हें शूद्र कह लो, जो मर्जी कह लो, ये खेतों में हमारे काम किया करते थे। और जब खाने के टाइम ये लोग आते थे तो मैंने देखा है कि इन्हें दरवाजे पर ही बिठाया जाता, घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। और हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी दादी या कोई खाना देता था ना, तो रोटी ऐसे ऊपर से हाँ, देते, बाहर रोटी पकड़ा देते थे, हाँ जी। रोटी ऊपर से डालते थे, वो हाथ यूं करके हाँ बैठता था, वो ऊपर से ऐसे छोड़ता। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दीवार में ना एक नीच बना रहता है, और जैसे आला बोलते थे, वो दरवाजे के पास ही एक आला बना रहता था, उसके अंदर उनके बर्तन होते थे। वो वहीं खा के, वहीं से लेके उसने खाना, और वहीं से खा पी के धो के वहीं, और धोना भी जो घर में कोई नलका उससे ना बाहर से धो के लाता वो, और वहां रख के चला। ये चीजें हमने अपनी आंखों से देखी। पर अब मैं अपने गांव में जाता हूँ तो देयर इज सी चेंज, ऐसा कुछ नहीं रहा। अब अच्छे से मिक्स होते हैं। मैं इसीलिए मैंने बिहार और यूपी की बात की थी, आपने हरियाणा के बात की। ये ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि कहीं एक जगह से सब कुछ ही एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो जाए। बट बिहार और यूपी में रिलेटिवली तो अगर हम खैर बात आप करें इमेजिन ही तो नहीं कर सकते, आप ईस्टर्न बिहार यूपी और यूपी का बिहार तो में, इमेजिन ही नहीं कर सकते। हाँ, यू कैन नॉट उनके इमेजिन द एक्सटेंट हाँ, टू विच बिल्कुल, दे उनकी आर सबॉर्डिनेटेड, वो आप बिल्कुल सोच ही नहीं इनके सकते हो कंपैरिजन अनलेस कि में आप खुद हरियाणा देखो। पंजाब में थिंग हैव ड्रास्टिकली इम्प्रूव। और वो जैसे वो आप जैसे संगीता बहन बता रही थी कि कोई ऐसा व्यक्ति अपनी शादी की घोड़ी लेकर नहीं निकल सकता, वो अब भी है, हमारे गांव में तो है। उसके जो माथा टेकने की बातें होती हैं इसके अंदर, कि जब वो घोड़े पे माथा टेकने जाते हैं तो उनके अलग जगह बनी हुई हैं, हमारी अलग जगह बनी हुई हैं, और आज की डेट में भी वो वैसे ही फॉलो होता है। मतलब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। बहुत कुछ अभी चेंज होना बाकी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है राजनीति। मतलब अब तक अगर चीजें चेंज नहीं, जो चीजें चेंज हुई हैं वो अपने आप से हुई हैं, और जो नहीं होने दी जा रही उसके पीछे पॉलिटिक्स है, कि पॉलिटिशियंस को अपना एक वोट बैंक चाहिए। और पुराने समय में जब हमारा मेरे ख्याल देश आज़ाद हुआ है, तो शुरू के सालों के अंदर जहाँ तक मुझे लगता है बहुत इस चीज़ पे काम हुआ है,
लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिशियन को रियलाइज हुआ कि अगर ये सारा कुछ चेंज हो गया तो हम वोटें, हमारे वोट बैंक कहाँ से बनेंगे, और वो उन चीज़ों को वापस लाया गया। और धीरे धीरे अब देखते हैं हम, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे समाज को बांटने की कोशिश बदस्तूर जारी है, और इसमें मतलब बढ़ोतरी हो रही है। आप आज की डेट में देखिए, भगवान ही मालिक है, और ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है हम 47 से पहले के टाइम पे पहुंच जाएंगे फिर से। तो इसमें सबसे बड़ा दोष पॉलिटिशियंस का है, क्योंकि वो उस आंच को ठंडा नहीं होने देना चाहते। अपनी रोटियां सेकेंगे ना सर, गर्म आंच पे तो रोटी सेकेंगे, बिल्कुल राख बिल्कुल। पे थोड़ी सेकेंगे। तो हाँ, भगवान ने तो गर्म गुण और कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था की थी, हमने जाति के आधार उस पे बदल दिया उसको ना। आप तो आप इनको भी देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट के जो लीडर्स हैं वो अपनी कास्ट को कैसे भड़काते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना है और उनके मैसेजेस देखे हैं, मतलब वो गीता को गाली देते हैं बिना समझे हुए, उन्हें पता नहीं है कि वो कहा क्या है और तुम समझ क्या रहे हो। कह रहे जी कृष्ण जी ने तो हमारी खिल्ली उड़ा रखी है गीता के अंदर। अरे भाई बेवकूफ आदमी हो तुम, जरा पढ़ो तो सही उन्होंने कहा क्या है। अगर थोड़ी सी भी अकल लगाओ तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सर गणेश शंकर विद्यार्थी जी 1931 में उनको मतलब इसी धार्मिक उन्मादी भीड़ ने मारा था उनको, है ना। ये 1931 में वो चले गए थे दुनिया से। उनका लिखा हुआ एक चैप्टर है धर्म की आड़, मतलब 1931 में वो चले गए, तो अगर उन्होंने उस दुनिया से जाने से अगर 5-7 साल पहले भी लिखा होगा तो उसमें भी सेम कमोबेश यही स्थिति है। उन्होंने बोला, कहते हैं कि वेस्ट में लोग जो है वो दौलत की आड़ लेकर लोगों को भड़काया जाता है, और अपने यहाँ धर्म की आड़ लेकर लोगों को भड़काया जाता है। तो धर्म की उन्होंने बड़ा उसको एक्सप्लेन किया है कि मुट्ठी भर लोग मतलब अपना स्वार्थ साधने के लिए एक उन्मादी भीड़ बना देते हैं, जिसको पता भी नहीं धर्म है क्या। अगर आप उनसे पूछे तो बिल्कुल उनको मालूम बिल्कुल भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं। वो आप अपने ये आप को उनके बिठा देते हैं कि हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हारे परमात्मा हैं, जो हम कहेंगे वो ब्रह्म वाक्य है, और वो चल पड़ते हैं उनके पीछे। ये आप ये स्थिति हमेशा रही है। आप ये 2 महीने पहले की देखो जरा, जो ये मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा वाला ट्रेंड शुरू हुआ था। मैंने बहुत से वीडियो देखे, जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे हुए हैं उनमें से किसी को हनुमान चालीसा नहीं आती, है ना। लेकिन वो धार्मिक उन्माद फैलाना उनका एम है, वो अपना पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ तो चलिए, कहते हैं ये संसार हमेशा से ऐसे ही रहा ऐसे ही रहा, हमेशा से है। ऐसे। और कह चलिए, रहे जितना, एक स्वामी जी को सुना करता हूँ मैं, वो कहा करते हैं कि जितना हम संसार के बारे में चिंतन करते हैं ना, उतना ही हम इसके बंधनों में फंसते चले जाते हैं। तो इस चिंतन गीता जी का करें वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इन चीजों का करें। उस अपने अपने हिस्से का मतलब समझदारी दिखाते रहें, समझदार बनते रहें अपने हाँ, अपने हिस्से की, वही बहुत है। क्योंकि चलिए, जितनी थैंक यू। संसार की बात करेंगे उतने ही संसार से हम बनते चले जाएंगे। हाँ, चलिए जी, थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और फिर बात करनी बंद कर तो नहीं कर सकते। देहात्म भाव से आप तो कहते ऊपर उठना, तो बात तो करनी है पर बंधना नहीं है ना, बात तो करनी पड़ेगी। किसी हद तक अब वो भी बातों से अगर कुछ निकला है तो जरूर बात करें। हमने अपने अपने विचार ही रखे हैं, मतलब बात करने के बाद आगे भी बढ़ना चाहिए। अपने आप को टेस्ट करें, अपने आप को चेक करें कि बस। सिर्फ बात करके खुश नहीं हो रहे हैं। मतलब हम अपने अंदर क्या परिवर्तन ला पा रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। असली बात तो वही है कि आपको ले जाती कहाँ पे है। बात आपको बात में उलझा देती है या बात आपको बात से आगे ले जाती है। तो बात बात का बिल्कुल ठीक। एक्चुअली अब हम अपनी बात करें तो जब कोई सिचुएशन आती है तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं, यस, बिल्कुल, दैट इज इम्पोर्टेंट। असली तो यही है सर, बिल्कुल। और एक सिचुएशन तो मैं देख चुका हूँ
जिसमें हमने बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं किया। मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ, बताऊंगा नहीं। मैं पहले कह दिया बताऊंगा नहीं। फीडबैक सुधार कैसे होगा सर? अगर अगर बताएंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा? नहीं, कुछ लोगों को सोचना चाहिए, फिर बताएंगे अगर टाइम हुआ। मैं मतलब कई बार चीजें ऑफेंड कर जाती हैं, वो अच्छा नहीं लगता। बताओ वो तो सुधरेंगे ना, क्या पता। हाँ, हाँ। नहीं तो ऑफेंड ही करते, हाँ, दूसरों को फिर ऑफेंड ही करते रह जाएंगे अगर पता ही ना चले, है ना ये। हाँ, वही तो नहीं मैं करना चाहता ना, ऑफेंड नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है। मतलब मोटी सी एक बात कहूंगा मैं सुधरने की, जहाँ पे बात है, वी शुडंट प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। बस ये एक मंत्र है जिसमें याद रखें किसी भी बात के लिए, तो हम बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करेंगे, अपने बहुत जल्दी अपने आप को ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे, सिर्फ एक बात पे ध्यान करने में। और वो पॉलिटिशियन अक्रॉस पार्टी लाइंस कोई भी हो सकता है। वो मैं हमेशा ये कभी भी नहीं कहता कि फलां पार्टी कोई भी पॉलिटिशियन। जब हम गीता जी को फॉलो करते हैं तो हमें, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो धर्म है उसको पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, करते रहे हैं। अभी जर्मनी में जो हिटलर ने किया था वो यही तो किया, है ना। और हमारे देश में तो किसी टाइम पे मुसलमानों ने किया, फिर उसके बाद आके ये अंग्रेजों ने किया, और अब तक वही होता आ रहा है ना। क्यों? उसकी वजह क्या है कि हम लोगों में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। लिटरेसी बढ़ गई है हमारी, बट एजुकेशन नहीं बढ़ी। वो बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। हम लोग व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, जैसे हम विवेक की बात करते हैं, बहुत अभाव है अभी लोगों में, उसको बहुत ज़्यादा अभाव है। जिस दिन हम सही गलत को पहचानना सीख जाएंगे ना, और इस दुख की बात यह है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। विवेक कैसे विकसित किया जाए इसके बारे में हमें सिखाया ही नहीं जाता हमारे स्कूलों में। और उसकी उसकी वजह से हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो डेवलपमेंट, जो रियल डेवलपमेंट है वो इसीलिए नहीं हो पा रही कि हमारे यहाँ लिटरेसी तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है लिटरेसी लेवल में, बट एजुकेशन नहीं हुई। जिस एजुकेशन की बात गांधी जी करते थे, या और जो रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि व्हाट इज एजुकेशन, उसके ऊपर तो बात ही नहीं होती। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। सर अब तो और बुरा हाल है, लेकिन अब तो हम लोग इस अनफॉर्चुनेटली डिटीरियोरेट हो रहे हैं इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल, जब से और ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, उससे पहले मैं अब हम लोग मोस्टली मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल्स के पैदाइश, है ना। तो बिल्कुल सर। हमारे टाइम में बहुत अच्छी थी गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन। अब मुझे टीचर्स अब तक याद हैं, वो कितना हमारे वेलफेयर के लिए सोचते थे, कितना मेहनत करते थे। अब ऐसा भी नहीं है कि अब भी नहीं है, बट ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा डिके हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिके हो चुका है। सर बहुत बुरा हाल है एजुकेशन, और हायर एजुकेशन का ज्यादा बुरा। और उसका तो सत्यानाश ही कर दिया हाँ, है। उसका सत्यानाश हो चुका है। मैं ले छोटा सा एक सेंस बताती हूँ। मेरे ब्रदर जो हैं वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रार रिटायर हुए हैं। तो वो उसी यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हैं, वहीं पढ़ाई की है उन्होंने। और वहीं से उनको 1980 में उनको मशरूम्स पे रिसर्च करने के लिए फ्रांस भेजा गया। वहां वो गए एंड उन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो डेवलप की, और उनको फिर एक्सटेंशन भी दी। जिनकी मैं सर आपसे बात की, 2 बार किडनी हाँ ट्रांसप्लांट हुआ है हाँ जी, उनका। हाँ जी, हाँ जी, एंड समझ गया। अभी मैं उनके पास थी राखी पे, तो वो मुझे बता रहे थे ही इज टोटली, मतलब एक पेट्रियोटिक लोग होते हैं और एक मतलब एजुकेशनली पेट्रियोटिक होते हैं, तो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो ही टोल्ड मी कि 85 करोड़ यूनिवर्सिटी की ग्रांट को उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम के लोगों से मिल मिल के 475 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाया।
एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। पर आज की डेट में 1.5 साल से वाइस चांसलर की पोस्ट खाली है सर, इमेजिन कीजिए। और उसके अंदर 250 पोस्ट खाली हैं। एडवर्टाइज ही नहीं कर रहे हैं ये लोग कि पैसा कहाँ से देना है। और मतलब वो इतने परेशान थे इस बात को लेके कि गवर्नमेंट के कानों में भगवंत मान चलो, आप कहते हैं एजुकेशन से लेना देना ही नहीं है उनका, इन लोगों का कुछ। तो मतलब ही वॉज रियली अपसेट, बट कहते मेरी हेल्थ पे अलाउ नहीं करती और मेरी अब स्थिति नहीं है, मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ। पर जो उनके एक्स वीसी और ये मिलके बहुत मतलब ही वॉज अपसेट। मुझे तो उनकी आधी बातें समझ में भी नहीं आई बिकॉज ही स्पीक्स वेरी स्लो एंड बीमार भी थे। तो कहते हैं कि जहाँ पे वाइस चांसलर ना हो, 1.5 साल से वो ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर से काम चला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल नीचे आ गई है, उसके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और जो इंक्रीमेंट्स लगती हैं उसकी तो बात ही जाने दीजिए। और 250 पोस्ट खाली पड़ी हैं। वो यूनिवर्सिटी जिसको चंद लोगों ने मिलकर इतना ऊंचा पहुंचाया। पिछले 15 सालों में ये चीज बहुत ज्यादा हुई है, लगभग 15 सालों आने में। वाले 10 साल में बेड़ा गर्क है अपनी एजुकेशन। ये अभी वो तो हो चुका है, अभी अभी हो चुका है वो। आने वाले में तो तमाशा बन जाएगा, बेड़ा गर्क तो हो चुका है। क्योंकि मैं जहाँ भी यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ता हूँ, जो नामी रिसर्च सेंटर, आप जेएनयू की देख लो, वहाँ ग्रांट्स ही खत्म कर दी हैं। बिल्कुल जो इंडिया के टॉप की यूनिवर्सिटी थी वहाँ की ग्रांट्स बंद कर दी हैं, ग्रांट्स खत्म हो गए, है ना। यूजीसी के हाथ पैर खत्म कर दिए हैं, उसको बिल्कुल जो फेदरलेस कर दिया है। हाँ जबकि यूजीसी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती थी यूनिवर्सिटीज का, अब नहीं है सर। अब कुछ नहीं है उसके हाथ पल्ले। क्योंकि जब तक आप यूजीसी को पैसा नहीं दोगे, तब तक जब उसके पास फाइनेंशियल पावर्स ही नहीं रही, तो वो उसका मानेगा कौन उसको। ये चंद लोगों के हाथ में खेल रही है। बता रहे थे उनके फ्रेंड्स, एक दो बॉडी ऑफ गवर्नर के वो मेंबर्स हैं, बोले हमें सिर्फ जाने के 1 घंटा बैठने के 46,000 50,000 और सिर्फ सिग्नेटरी वो हैं, बाकी इशारा वीसी कौन बनेगा क्या बनेगा वो हम पॉलिटिशियंस डिसाइड करेंगे, और वो भी पैसे लेके। तो बोल रहे थे एक भैया के स्टूडेंट थे, बोले मेरे को मैं 50 लाख की तो ऑफर दे चुका हूँ, लेकिन मेरे को अभी ये पोस्ट नहीं दे रहे हैं। उनके पास 70 लाख की ऑफर आई हुई है। तो मेरे ब्रदर वॉज इन टीयर्स, जिस आदमी ने एक्सटेंशन में 1 रुपया सैलरी पे ऑनरेरी काम किया कि 1 रुपये दीजिए बस मुझे, बिकॉज ही इज अ जीनियस। बहुत वो कह रहे 10 साल के बाद तो बिल्कुल लड़खड़ा गिर चुके, अभी तो लड़खड़ा रहे फिर गिर चुके होंगे हम। मुझे तो लग रहा है कि अभी गिर चुके हैं, अब तो इसका तमाशा बनना रह गया। तमाशा शायद पब्लिक तक नहीं पहुंचा, हाँ, इसलिए हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल इट्स वेरी सैड। पर मैं तो यही कहती हूँ अपने अपने हिस्से का हम करते रहे, यही रास्ता है, अपने बस अपने बस हिस्से का हम कुछ करते रहे और बस ठीक है। थैंक यू सर, हमारी बड़ी चर्चा पर्सनल हो गई मुझे लगता है। बाकी लोग बोर हो रहे होंगे। ये भी देश की सेवा ही, कल उन्होंने बोला था ये भी देश की सेवा है। और आज तो हमने समस्याओं के बारे में जाना, और रोज अगर थोड़ा कभी भी टाइम निकाल कर थोड़ा थोड़ा अगर अपना इनपुट दें और आप लोगों के एक्सपीरियंस से आने वाली जनरेशन या हम लोग कुछ आगे कर पाए, तो वो भी देश की हेल्प ही होगी। जरूर इस तरह की चर्चा चलनी चाहिए। लेकिन आज सर के डिनर का टाइम हो चुका है, तो आज इस चर्चा को एक बार विराम देंगे और आगे की चर्चा कल जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। समापन नहीं किया था आज? हाँ जी, समापन किया था आज सर? बस थैंक यू हो गया, समापन हो गया। ओम शांति शांति शांति। चलो।